Hello and welcome to CAPF AC Mentors. In the last video, we have covered the topic that is the Ghar Ghar KCC Abhiyan, Kisan Ring Portal, and the Winds Windmill. In this video, we are going to discuss about the next scheme that is the Swachh Bharat phase second, and that too of rural Grameen Swachh Bharat Grameen phase second. India has achieved a significant milestone under the Swachh Bharat Mission Grameen phase second, with 75% of its villages now attaining the ODF plus status. ग्रामीण फेज सेकेंड में विलेजेस में जो है 75% जो गांव है भारत के, उन्होंने जो है ODF प्लस स्टेटस जो है वो अटेन कर लिया है, ओपन डिप्लीकेशन फ्री प्लस स्टेटस. Now there are various terminologies: ODF, ODF plus, ODF plus plus. So we will look into that after some time. Swachh Bharat Mission Gramin phase second. So the Swachh Bharat Mission, it was initially started after the Prime Minister Narendra Modi came to power for the first time. It is the world's largest sanitation campaign that led to the construction of over 100 million individual household toilets over a 5-year period, taking sanitation coverage from 39% in 2014 to 100% in 2019. 2019 में 100% जो है सैनिटेशन कवरेज हो चुका था टॉयलेट्स इन 5-year पीरियड. 100 मिलियन हाउस होल्ड्स में जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में कंस्ट्रक्ट की गई, एंड 75% विलेज बिकम ODF प्लस. More than 6 lakh villages declared themselves open defecation free by 2nd October 2019. 6 लाख से ज़्यादा गांवों ने अपने गांवों को जो है डिक्लेयर कर दिया था ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच करने से मुक्त कर दिया. Having achieved ODF status, SB Swachh Bharat Mission phase second was launched in 2021 with the objective of transforming all the villages from ODF to ODF plus. A ODF plus village क्या होता है? It is a village in which it has sustained its open defecation free ODF status along with implementing either solid or liquid waste management system. ODF plus village is one which has sustained, उन्होंने जो अपना स्टेटस है ओपन डेफिकेशन फ्री होने का वो मेंटेन किया है, साथ ही साथ उन्होंने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया है, आइदर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फेज सेकंड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आर सस्टेनिंग ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस. सी बहुत ज़्यादा समझाने को इन टॉपिक्स में है नहीं, दिस आर डायरेक्टली स्कीम्स. इनमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि नॉर्मली आप जीएस के सब्जेक्ट्स में डिटेल्ड में पढ़ चुके होते हैं, फॉर एग्जांपल इन एनवायरनमेंट और समथिंग. तो बहुत सारी स्कीम्स जो हैं जिसको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकता. वी आर मेनली गोइंग टू द salient features and whatever is written on the screen or on the PowerPoint, we will discuss that only. Sustaining open defecation free status. The major components of the phase second of the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आर सस्टेनिंग ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस. एक तो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को सस्टेन करना है, सॉलिड दैट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, fecal sludge management, and the Govardhan Govardhan, and other is information education and communication and behavior change communication and capacity building. पहला क्या है, एक तो ऑफन खुले में जो सोच करते हैं वो जो स्टेटस है मतलब उसको कम करना, फ्री ओपन खुले में सोच से मुक्त. एक तो गांव होना चाहिए, दूसरा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो भी जैविक सॉलिड वेस्ट है, फॉर एग्जांपल जो सब्जी है जो डिग्रेड हो सकती है, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट सॉलिड वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है उसका मैनेजमेंट. देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अलग होगा, देन जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे जो मैनेजमेंट है, देन फीकल स्लज जो भी फीकल मटेरियल्स हैं, जो भी वेस्ट बाय प्रोडक्ट ह्यूमन और एनिमल से निकलता है उसका मैनेजमेंट, देन गोबरधन, और उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन होना चाहिए, बिहेवियर चेंज होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी चाहिए. ये सब मेजर कंपोनेंट्स थे सब स्वच्छता भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है.
Then SBMG phase second had set the ambitious target of making all villages ODF plus by 2025. तो जो फेज सेकेंड का जो लक्ष्य है, जो उसका एम्बिशियस टारगेट है कि जो ODF प्लस विलेजेस को बनाना है 2025 तक. Now next scheme is scheme for residential education for students in high schools in targeted areas. और इसका शॉर्ट फॉर्म है श्रेष्ठ. जैसे अदिति स्कीम शुरुआत में हमने पढ़ी थी स्कीम्स को चालू करते समय, वैसे ही ऐसे शॉर्ट फॉर्म बहुत सारे स्कीम्स के होंगे. और यूपीएससी के ये हैबिट है डायरेक्टली एक शॉर्ट फॉर्म को लेके कि रिसेंटली दिस गवर्नमेंट स्कीम श्रेष्ठ वाज इन न्यूज़, सो इट इज़ रिलेटेड टू, एंड देन ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे. तो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है, और अगर फुल फॉर्म अगर हमको पूरा ही आता है तो हमको मेनली उसका स्कीम का मतलब वैसे ही समझ में आ जाता है. सो इट इज़ स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज. कुछ टारगेटेड एरियाज है उनमें हाई स्कूल्स में स्टूडेंट्स, इस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास से रिलेटेड जो है ये स्कीम है. रेसिडेंशियल वहीं रह के जो है एजुकेशन देना उनको, रेसिडेंशियल एजुकेशन. नोडल मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो है, देखिए अगर एजुकेशन की बात आई है, रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स की बात है, तो मेनली अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी देयर दैट दे विल डायरेक्टली टेक ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. नाउ यूपीएससी इज नॉट दैट सिंपल दैट इट विल डायरेक्टली हिंट, और बहुत बार ऐसा हो भी जाता. हम लोग कॉमन सेंस में ये सोच सकते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एजुकेशन होगा, और वैसे में वो ट्रिक खेलता है कि हो सकता है. इसलिए आपको जो भी मिनिस्ट्री वो प्रॉपर याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इन टारगेटेड एरियाज, ये टारगेटेड एरियाज जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इससे इसकी स्कीम का जो है पता लगाना है. टारगेटेड एरियाज मीन्स बेसिकली टू द लोअर लेवल, SC ST या अदर ग्रास लेवल की बात हो रही है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी बात हो रही है. तो इसलिए ये जो काम करता है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो जो SC है, ST है, विमेन है, जो भी एम्पावर्ड नहीं है, जो भी बैकवर्ड है, उन सबको अपलिफ्ट करने का काम बेसिकली किसका है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. उनको सामाजिक न्याय दिलाने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. और उनको सशक्त करने का काम भी इस मिनिस्ट्री का है. इसको शॉर्ट में हम मोस्जे बोलते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ श्रेष्ठ स्कीम, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस श्रेष्ठ स्कीम के? टू ऑफर एक्सीलेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिजर्विंग SC स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स 9th and 11th थ्रू रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स. अच्छे से अच्छे इनको शिक्षा का अवसर देना है जो भी डिजर्विंग SC स्टूडेंट्स है, और कौन कौन सी क्लास में? ग्रेड 9th और 11th के थ्रू रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स. टू एनहांस द रीच ऑफ द डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी सरकार के विकास से जुड़े हुए इनिशिएटिव्स हैं उनकी रीच को बढ़ाना. टू फिल द गैप इन सर्विस डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेंट एरियाज इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन बाय कोलैबोरेटिंग विद वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. जो गैप्स हैं, जो गैप्स फिल नहीं हो चुकी है, मीन सर्विस डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के जो डोमिनेंट एरियाज हैं जहाँ पे कुछ गैप्स रह गई है एजुकेशन के सेक्टर में, वहाँ पे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके उन गैप्स को फिल करना. टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट. एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहाँ पे जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके, उनका सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके. So this is the picture from the MOSJ itself. So you can look into it from the PPT. क्या स्कॉलरशिप रहेगी ये इसमें डिटेल्स है. So you can directly read it from main objectives क्या है मैंने आपको समझा दिया है. नाउ सिलेक्शन ऑफ स्कूल किस बेसिस पे होगा श्रेष्ठ स्कीम में? बेस्ट परफॉर्मिंग CBSE बेस्ड प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल. Best performing CBSE based private residential school having more than 75% pass percentage for class 10th and 12 for last 3 years are selected by a committee for admission of selected students. So ये basis रहेगा सिलेक्शन ऑफ स्कूल का.
बेस्ट परफॉर्मिंग सीबीएसई बेस्ड प्राइवेट रेसिडेंट स्कूल जहाँ पे 75% पास परसेंटेज रहा हो क्लास 10वीं का और 12वीं का पिछले 3 साल से, और ये सिलेक्ट किया जाएगा बाय अ कमिटी। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? अप्रोक्स 3000 दैट इज 1500 तो 9th क्लास के लिए और 1500 क्लास 11th के लिए, 9th 10th 11th 12 हाई स्कूल। ऐसे स्टूडेंट्स को लिया जाएगा whose parents annual income is up to 2.5 लाख, जिनके पेरेंट्स की सालाना आय 2.5 लाख तक है, आर सिलेक्टेड एवरी ईयर अंडर द स्कीम थ्रू अ नेशनल लेवल टेस्ट। हर साल इस स्कीम के थ्रू उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा और एक नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा बाय एनटीए, वही एनटीए जो नीट का पेपर कंडक्ट कराती है, यूजीसी नेट का कराती है और बहुत सारी एग्जाम्स का करवाती है। तो एनटीए इनकी एग्जाम्स लेगा एंड चॉइसेस ऑफ स्कूल शैल बी ऑफर टू द स्टूडेंट्स इन अकॉर्डिंग्स विद देयर मेरिट। और चॉइसेस जो स्कूल रहेगी वो स्कूल बच्चों की उनको ऑफर किया जाएगा उनके मेरिट के बेसिस पे, उनके मार्क्स के बेसिस पे। तो दैट इज अबाउट द श्रेष्ठ स्कीम। नाउ नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये स्कीम बेसिकली कोविड के टाइम पे लाई गई थी पर फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इसको एक्सटेंड किया जा रहा है बार बार। पहले कुछ समय के लिए लाई गई थी, फिर उसको साल भर एक्सटेंड किया और अब और उसको एक्सटेंड किया गया है। Prime Minister Narendra Modi has announced an extension of the PMGKY free ration scheme for another 5 years while addressing poll rallies in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बेसिकली ये स्कीम जो है राशन से रिलेटेड थी। जो राशन नॉर्मली राशन शॉप में मिलता है उसके अलावा भी इस स्कीम में बहुत सारी चीज़ें, अन्य चीज़ें जोड़ी गई थी जिसकी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। तो ये जो है इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया अगले 5 सालों के लिए और ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इन द रैलीज ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिकली इतना याद रखें कि अगले 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। 2020 कोविड-19 कोरोना के समय में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल रेशन कार्ड होल्डर्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2018। 5 किलो मुफ्त में अनाज देना जो भी एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर है, और किसके तहत? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार में। एवरी मंथ 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम राशन शॉप फ्री। बाय स्पेंडिंग मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीज एनुअली, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी ऑफ द प्योर। 2 लाख करोड़ जो है एनुअली सरकार इस पे खर्च करती है और उससे सरकार खाद्य सुरक्षा को जो है इंश्योर करती है। 5 kg फ्री फूड ग्रेन मिलता है। यहाँ पे 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो जो सिस्टम है वो नहीं है, 5 kg फ्री फूड ग्रेन मिल रहा है। इनिशियली सेट टू एक्सपायर, इसका ये एक्सपायर होने वाली थी दिसंबर 2022 में, बट स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2023 तक एंड नाउ इसको अब एक्सटेंड एडिशनल 5 ईयर्स के लिए कर दिया गया है। 23 से 24, 25, 26, 27, 28 for the 5 years it has been extended. Families belonging to the Antyodaya Anna Yojana and the priority households categories will be eligible for the scheme. So the families with the belonging to the Antyodaya Anna Yojana and the priority household categories will be eligible for the scheme. Then priority households are to be identified by the state governments, union territory administration as per the criteria evolved by them. Antyodaya Anna Yojana families are to be identified by states duties as per the criteria prescribed by the central government. So जो families बिलोंग करती अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड वो एलिजिबल होगी इस स्कीम के लिए। पीएचएच कौन होगा ये आइडेंटिफाई करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने का काम जो है, जो क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से स्टेट्स और यूनिटीज उनको आइडेंटिफाई करेगी। जो नोडल मिनिस्ट्री है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगेन यू विल गेट इनटू ट्रैप अगर आपसे स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री पूछी जाए, बिकॉज when you see the scheme प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, so you may relate it to some other ministry also. It can come under the Ministry of Agriculture also, can come under the
Social justice also, because it is for the poor mainly. It can come under the Ministry of uh, under the finance, can come under agriculture, can come under rural development. So you can think in many ways. It can come under women empowerment ministry. So but the main northern ministry here is the Ministry of Finance, because if you think in one way that the food grain is collected by FCI and distributed by FCI to the ration shop, so you may think that the scheme is under the Ministry of Agriculture or under the food processing or such, but not. It is under the Ministry of Finance. But the scheme is run by the Department of Sea. Northern Ministry is Ministry of Finance, but the scheme is run by the Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer. So I forgot this particular ministry. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Northern Ministry, Ministry of Finance. But here is the trap. आपको ऐसे ही स्टेटमेंट बहुत बार यूपीएससी फ्रेम कर रहे हैं कि नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बट यहाँ पे स्कीम को रन किसके द्वारा किया जा रहा है, एक डिपार्टमेंट है. सो कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता देन अफेयर्स, देन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है उसके तहत जो है उसका एक डिपार्टमेंट है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट इज रनिंग, दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज रनिंग द स्कीम. The very next scheme is PM PVTG Development Mission, particularly vulnerable tribal groups. PM PVTG Development Mission, जो ट्राइबल ग्रुप्स 75 PVTGs है, ट्राइबल ग्रुप्स है जिनको PVTG कैटेगरी में रखा गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. इनके विकास के लिए ये मिशन है, इनके डेवलपमेंट के लिए. So Prime Minister launched PM PVTG Development Mission, विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनमान और जनजातीय गौरव दिवस. तीन मिशन, तीन इनिशिएटिव्स लिए गए, तीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया. PM PVTG डेवलपमेंट मिशन, द सेकेंड इज द विकसित भारत संकल्प यात्रा, एंड द थर्ड इज द जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. It is called as the PM Janman on the Janjatiya Gaurav Divas. Basically, this Janjatiya Gaurav Divas, it is celebrated. It is celebrated on the anniversary of this Birsa Munda, a famous tribal leader called Birsa Munda. So it was on this particular day. I cannot remember exactly what is the anniversary or anything, birth anniversary, but this particular Janjatiya Gaurav Divas, it is celebrated on the occasion of this Birsa Munda. What is the PM PVTG development mission? So the aim of this particular mission, PM PVTG development mission, is overall development of around 28 lakh people from the PVTG, from the particularly vulnerable tribal group, overall development of around 28 lakh people, to bring critical infrastructure like power, water and the road connectivity, housing, education and healthcare to the PVTG communities living in the remote villages. जो भी जनजाति जो कि वल्नरेबल है उनके डेवलपमेंट के विकास के लिए 28 लाख जो PVTGs हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये मिशन है. एक तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है उन लोगों के लिए, एक तो पावर, बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए उनके एरियाज में, हाउसिंग की सुविधा होनी चाहिए, उनके पास शेल्टर होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर टू द PVTG कम्युनिटीज लिविंग इन द रिमोट विलेजेस. तो जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब चीज़ों को उन लोगों तक लाना. This again Samarpan daily answer writing program, 60 days 90 topics, Samagra for exclusive writing, that is the paper 2 exclusive magazine. This Samagra is the, you can download directly from the CAPFAC Mentors app. The government had allocated 24,000 crore for the scheme. गवर्नमेंट ने 24,000 करोड़ allocate किए इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए. About 11 interventions like the PM ग्राम सड़क योजना, PM ग्राम आवास योजना, जल जीवन मिशन and others will be taken to this target villages. ये जो बाकी स्कीम्स हैं, जो 11 इंटरवेंशन इसके अलावा भी है,
सड़क बना, जो रोड कनेक्टिविटी की हमने बात की, रोड उनको उनके तक ले जानी है, रोड कनेक्टिविटी की, तो पीएम ग्राम सड़क योजना स्कीम को वहाँ लाया जाएगा। हाउसिंग के लिए पीएम ग्राम आवास के लिए, वाटर के लिए जल जीवन मिशन को उन लोगों तक लाया जाएगा। पीएम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीएम पीवीटीजी मिशन, a visionary leap for tribal well-being, basic facilities like road, teleco, electricity and housing to uh, scattered in accessible tribes, budget of 24,000 crore allocated for the mission, targeted 75 PVTGs in 18 states and UTs, living in 22,544 villages. और क्या इनिशिएटिव्स है पीवीटीजी से जुड़े हुए? विकसित भारत संकल्प यात्रा, देयर विल बी अ कंसर्टेड एफर्ट्स in the PVTG villages to ensure saturation of schemes like PM जन आरोग्य योजना, सिकल सेल एलिमिनेशन कैंपेन। देखिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है वहाँ पे हेल्थ जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ना रोड कनेक्टिविटी है, और लगभग बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसी जगहों पे उन लोगों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ नहीं है, आयरन की कमी होने के कारण सिकल सेल जैसी समस्या हो जाती है, टीबी जैसी प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन का कोई तरीका नहीं है, कोई इम्यूनाइजेशन सिस्टम नहीं है, मेटर्निटी केयर के लिए कोई प्रॉपर जो है फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो दिस आर द पर्टिकुलर स्कीम्स which are to be brought in this particular area. So there will be concerted efforts in the PVTG villages to ensure the saturation of scheme like the PM Jan Arogya Yojana, sickle cell elimination campaign, then the TB elimination, TB को खत्म करने के लिए कैंपेन चलाया जाएगा। 100% जो है यहाँ पे है वैक्सीनेशन किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन किया जाएगा। पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, दिस आर ऑल रिलेटेड टू द मैटरनिटी रिलीफ, पीएम पोषण, पीएम जनधन योजना एंड अदर्स। इन सारी योजनाओं को जो है वहाँ पे ले आया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इंश्योर करना है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। नेक्स्ट इज पीएम जनमान, पीएम जनमान। This particular scheme, it was launched by Prime Minister, which aims at the comprehensive development of the particularly vulnerable tribal group. What are the objectives of the PM Janman? Preserving and cultivating tribal communities on the cusp of extinction. ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज, ऐसी जनजाति कम्युनिटी जो कि एक्सटिंक्ट होने पे आ गई है, उनको प्रिजर्व करना। Significance of this particular PM Janman, it focuses on the welfare and development of these vulnerable groups, many of whom inhabit remote jungles. It focuses ऐसे vulnerable groups को welfare करना, उनका development करना जो कि remote jungles में रहते आए हैं। The PM Janman has identified 75 tribal communities and primitive tribes, underlining the extensiveness of the operation. नाउ क्योंकि हम पीवीटीजीज की बात कर रहे हैं, इतनी देर तक हमने बात की, तो ऐसा क्या है जो ट्राइबल ग्रुप से ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अलग है? तो ट्राइबल ग्रुप्स तो कहीं सारे, इनमें से ये जो पीवीटीजीज है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। सो पीवीटीजीज आर अ मोर वल्नरेबल ग्रुप अमंग ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनसे और इनकी इनसे और बेकार स्थिति इन लोगों की है, शिक्षा में, हेल्थ केयर में, कनेक्टिविटी में। These groups have primitive traits. In the primitive traits, या आज तक की डेवलपमेंट के रास्ते पे, या नई टेक्नोलॉजी अपनाने के मामले में, या आज के समय पे जैसे लोग रह रहे होते वैसे नहीं, आज भी जंगल में रह रहे हैं, वही हैबिट्स है, जंगल से ही खाना है। देन जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये जियोग्राफी आइसोलेटेड है। लो लिटरेसी, जीरो टू नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बैकवर्डनेस, पूरी तरीके से पिछड़ापन है। Moreover, they are largely dependent on hunting for food and a pre-agriculture level of technology. देहबार कमीशन is related to the PVTG. ये कमीशन बनाया गया था इन PVTGs को आइडेंटिफाई करने के लिए। Currently there are 2.8 million particularly vulnerable tribal groups belonging to 75 tribes across 22,544 villages in 220 districts across 18 states and union territories in India. According to the 2011 census, Odisha has the largest population of particularly vulnerable tribal groups. Now, particularly vulnerable tribal groups जो है ये
आपके पेपर 1 जो है CAPF में बिल्कुल पूछा जा सकता है, और 2-3 स्टेटमेंट दी जा सकती है that a commission was formed for this particular vulnerable tribal group called the Haber Commission. Then second, it can be said that there are total 75 particular vulnerable tribal groups. The third statement will be that Odisha has the largest population of particularly vulnerable tribal groups. So these statements can be framed and it can be asked in your paper 1. आप ये टॉपिक को पेपर 2 में भी, अगर सोशल जस्टिस से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो वहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं कि सरकार ने ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है। तो वो आप इसमें ये सारी स्कीम्स को भी डाल सकते हैं कि कैसे सरकार निचले स्तर पे जो लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कैसे काम करी। ट्राइबल ग्रुप की बात आ रही है तो आपके पास अभी लेटेस्ट की अच्छी स्कीम्स है। पहली स्कीम तो जो हमने देखी है PMPVTG डेवलपमेंट मिशन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, और उसके बाद है लेटेस्ट में हमने देखी थी कौन सी, PM जनमान। उसके अलावा अगर SC की बात करें तो श्रेष्ठ स्कीम बड़ी बड़ी अच्छी स्कीम है जिसको आप कोट कर सकते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश में है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, PMMKSSY, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. Recently, the Union Cabinet approved the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Saha Yojana and has granted an extension to the Fisheries Infrastructure Development Fund for an additional 3 years until 25-26. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है इसको एक्सटेंड किया जाए, और इसको एक्सटेंड किया जाए, अब इसको अप्रूव किया है, और जो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है तो उसको भी एक्सटेंड किया जाए। देखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सरकार ने बनाया था कुछ साल पहले, उसी तौर पे जो है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया था, और इसको अगले 3 सालों के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्कीम? ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फिशरीज सेक्टर एंड सपोर्टिंग फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसी तौर पर फिशरीज सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन करना, उसको सब फिशरीज को सपोर्ट करना, और जो उसमें छोटे सूक्ष्म और मध्यम इंटरप्राइज जैसे उद्योग है उनको बढ़ावा देना विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़ over a period of next 4 years from financial year 23-24 to 26-27 in all states and union territories. Intended beneficiaries कौन है इसमें? Fishers, fish aquaculture farmers, fish workers, vendors, other stakeholders in the fishery value chain. Then second, micro and small enterprises, proprietary firms, partnership firms, cooperatives, federations, startups, fish, food processing industries, and more engaged in fisheries and aquaculture. Fish, food processing industries also include farmer produce organization. So these all are the intended beneficiaries under this particular scheme. Any other beneficiaries that may be included by the Department of Fisheries as targeted beneficiaries. Department of Fisheries और किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करें वो इसमें टारगेटेड बेनिफिशियरी या इंटेंडेड बेनिफिशियरी रहेंगे। नेक्स्ट स्कीम इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स बेनिफिशियरीज। इस स्कीम में क्या होगा? इन दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी हर महीने टू इट्स बेनिफिशियरीज बाय इन्वेस्टिंग वर्थ 75,000 करोड़। द फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम वाज अर्लियर अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन एन इंटरिम बजट स्पीच। इसको अनाउंस किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर ने। क्या बेनिफिट्स होंगे? हाउस होल्ड्स विल बी एबल टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। हाउस कैन अर्न एडिशनल इनकम थ्रू सेल ऑफ सरप्लस पावर टू डिस्कॉम्स। जो सरप्लस पावर है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम का मतलब था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल कर देना। विल रिजल्ट इन एडिशन ऑफ 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी थ्रू रूफटॉप सोलर इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। तो लोग अपने छत पे जब ये रूफटॉप सोलर लगाएंगे तो अब तो खुद की घर की बिजली भी जो है इसमें
इस्तेमाल करेंगे, खुद के घर में इस्तेमाल करेंगे, और जो बची हुई है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे देंगे। और इससे 30 गीगावाट तक की सोलर कैपेसिटी जनरेट होगी। इससे कार्बन में रिडक्शन, CO2 में रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ 720 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन over the 25-year lifetime of or rooftop solar system. Scheme will create around 17 lakh direct jobs in manufacturing, logistics, supply chain, sales, installation, and quality and maintenance and other services. Under the scheme, urban local bodies, panchayats, shall be incentivized to promote rooftop solar system in their jurisdiction. जो पंचायत है, अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपैलिटीज हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, नगर पालिका है, इन सबको जो है इंसेंटिवाइज, कुछ इंसेंटिव्स देगी सरकार। क्यों देगी? ताकि ये लोग जितना से जितना अपने क्षेत्र अधिकार में जो है रूफ टॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करेंगे, उस हिसाब से इनको इंसेंटिवाइज करेगी गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गारंटी नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पीपल by providing significant subsidies directly to their bank accounts and offering highly concessional bank loans। तो सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार का लोगों पे बर्डन नहीं आने देना चाहती, किसी भी तरह का वित्तीय बर्डन नहीं आने देना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट इन सोलर को इंस्टॉल करने के लिए भारी भरकम सब्सिडीज देती है। अच्छी खासी सब्सिडीज जो है इनके लिए सरकार दे रही है, और कंसेशनल बैंक लोन्स भी दे रही है, उन पे कंसेशन है। द स्कीम प्रोवाइड्स for subsidy of 60% of the solar unit cost for systems up to 2 kilowatt capacity and 40% of additional system cost for systems between 2 to 3 kilowatt capacity। 60% तक जो है सब्सिडी दे रही है सरकार अगर कोई व्यक्ति सोलर यूनिट कॉस्ट जो है 2 किलोवाट कैपेसिटी तक लगाता है, और 40% दे रही है एडिशनल 40% ऑफ एडिशनल सिस्टम कॉस्ट फॉर जो 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी जो है का लगाता है। The household will be able to save electricity bills as well as earn additional income through sale of surplus power to DISCOM। तो अपना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करेंगे लोग, साथ में जो है एडिशनल इनकम भी उनकी बन जाएगी जब वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देंगे। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM उषा। So it was launched by PM Modi at Mumbai University. Maharashtra has received a total of 540 crore under the Pradhan Mantri Uchchar Shiksha Abhiyan aimed at investing in infrastructural and academic development of higher education। Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan was a centrally sponsored scheme to fund states and union territories institutions। The first phase of the scheme was launched in 2013, and the second phase was launched in 2018। Now, in the light of the national education policy, the रूसा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड एज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इस रूसा स्कीम को लॉन्च किया गया एज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए फंड है, ये स्कीम का नाम है। द रीअलाइन स्कीम विल बी इन इफेक्ट फॉर एन एडिशनल 3-year पीरियड फ्रॉम March 31, 2023 until 25-26। The realigned scheme incorporates एक तो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी को के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए फंड, एंड ऑफर्स एनहांस बेनिफिट सच एज 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट फॉर द डेयरी कोऑपरेटिव्स। की बेनिफिट्स ऑफ द रीअलाइंड स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अप टू 3% अप टू 8 years, कवरेज फॉर इंडिविजुअल्स, FPOs, फूड प्रोसेसिंग FPOs, dairy cooperatives, and private companies and MSMEs। Credit guarantee cover up to 25% of the term loan, no ceiling on the loan amount, loan coverage of up to 90% of the estimated actual project cost, and integration with capital subsidy schemes of other ministries and the state level schemes। The very next scheme is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana। काफ़ी समय हो गया इस स्कीम को, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। क्रॉप का पूरा इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप को लगाने से पहले, मतलब उसको बोने के पहले, सो करने के पहले, तो तब तक वो हार्वेस्ट ना की जाए, खेत से निकाली न जाए, तब तक का पूरा इसका जो है इंश्योरेंस है।
डिमांड ड्रिवन स्कीम है एंड इज वॉलेंटरी फॉर द स्टेट्स एज वेल एज फार्मर्स। स्टेट्स या तो अपनाए, फार्मर्स या तो इस स्कीम को लें या ना लें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स, बेनिफिशियरीज जो है इस स्कीम के सारे किसान हैं, सिर्फ ये जो शेयर क्रॉपर्स है जो बंटवारे पे खेती करते हैं और जो टेनेंट फार्मर्स हैं इनको छोड़ के। क्या बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर स्कीम का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसने किस स्कीम को रिप्लेस किया? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो इसके पहले चला करती थी। However, the restructured weather-based crop insurance scheme is still continued. जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो रिस्ट्रक्चर की गई वो अभी भी कंटिन्यूड है और ये यूज करती है वेदर पैरामीटर्स एज प्रॉक्सी फॉर क्रॉप यील्ड्स इन कंपेंसेटिंग द कल्टीवेटर्स फॉर डीम्ड क्रॉप लॉसेस। जो क्रॉप लॉसेस होते हैं उनमें कितना रोल है, वेदर पैरामीटर का, वो ये सब ये स्कीम कवर करती है। क्रॉप्स कवर्ड फॉर रबी एंड खरीफ, ऑल सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ये सब सारी क्रॉप्स जो रबी और खरीफ की है वो इसमें कवर्ड है। व्हाट इज द प्रीमियम टू बी पेड? प्रीमियम इज पेड as percentage of the sum assured or the actuarial premium rate, whichever is less. APR is the premium rate set by the insurance company. Premium is paid as per percentage of the sum assured of the actual premium rate, whichever is less. then APR ये जो है सेट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। कितनी प्रीमियम पे करनी होती है? प्रीमियम फार्मर्स को कितनी पे करनी होती है? 5% देनी है कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, 2% देनी होती है खरीफ क्रॉप के लिए और 1.5% देनी पड़ती है रबी क्रॉप्स के लिए। then premium by the government shared between center and state in the ratio। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है 90% जो है प्रीमियम का बोझ जो है सरकार, केंद्र सरकार उठाती है और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे 50-50 सेंट्रल 50 स्टेट। सो रबी खरीफ क्रॉप्स के लिए जो है आपको ज़्यादा प्रीमियम देनी पड़ती है। खरीफ क्रॉप्स में कॉटन, सोयाबीन, जो भी मेनली रेनी सीजन के दौरान है। रबी क्रॉप्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, बेसिकली द व्हीट एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये भी आपसे स्टेटमेंट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है दैट दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सो इट्स इनकरेक्ट, इट इज एन सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या पर्पस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का? ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एलिजिबिलिटी क्या होगी? अप टू 2 हेक्टेयर्स लैंड एंड एज बिटवीन 18 to 40 years। land up to 2 hectares, and age between 18 to 40 years। फंड मैनेजर कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, जो छोटे फार्मर्स हैं, मध्य फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, इन देयर ओल्ड एज when they have no means of livelihood and minimal or no savings to take care of their expenses। क्या बेनिफिट्स है? एश्योर्ड पेंशन मिलेगी 3,000 पर मंथ और अटेनिंग द एज ऑफ 60। वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन बाय फार्मर रेंजेस फ्रॉम ₹55 to 200 to the pension fund depending on the age of entry into the scheme। Matching contribution is made by the central government। Family pension, if the subscriber dies, the spouse shall be entitled to receive only 50% of the pension received by the subscriber। National Mission on Edible Oils, Oil Palm, it is a centrally sponsored scheme to reduce dependence on edible oil imports। Special focus region Northeast and Andaman and Nicobar Island। Tenure up to 25-26। Background: the mission was launched in 2021 and the Oil Palm Development Program of National Food Security Mission was also subsumed under this scheme। So centrally sponsored scheme है। एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट हम भारी मात्रा में करते हैं उस पर जो है निर्भरता कम करनी है। उसमें स्पेशल फोकस रीजन है नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और 2025-26 तक इसका टेन्योर है और मिशन को लॉन्च किया गया था 2021 में। ऑयल पाम ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। एक बार यूपीएससी 2021 में ये सवाल पूछा गया कि ऑयल पाम कहाँ का नेटिव है, पाम ऑयल कहाँ का नेटिव है?
उसमें पाम ऑयल इज नेटिव टू इंडिया करके ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो द स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. सो ऑयल पाम ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, यहाँ का नेटिव है वेस्ट अफ्रीका, is comparatively a new crop in India and has highest vegetable oil yielding capability per hectare. It produces two distinct oil, palm oil and palm kernel oil, which are used for culinary as well as industrial purposes. Culinary and the industrial purposes. India imports 57% of the total edible oil. हमारे देश में जितना एडिबल ऑयल है, खाने योग्य जो ऑयल है, उसमें से 57% जो है हम इंपोर्ट करते हैं. टारगेट टू इंक्रीज एरिया ऑफ ऑयल पाम टू 10 लाख हेक्टेयर्स to 10 lakh hectares by adding additional 6.50 lakh hectares, that is 3.22 lakh hectares for the general state and 3.28 lakh hectares in the northeastern states. Increase in crude palm oil production to 11.20 lakh tons. Increase consumer awareness to maintain consumption level of 19 kg per person per annum. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम. What is the purpose of the scheme? Incentivize states to increase public investment in agriculture and allied sector. कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. कवरेज ऑल स्टेट्स एंड यूटीज shall be eligible for funding under this RKY cafeteria scheme. Flexibilities to states. States can select projects and programs under the scheme as per their need, priorities and agroclimate requirements. Next is the PLI Production Linked Incentive Scheme for Pharmaceuticals. ये अलग अलग समय में अलग अलग सेक्टर के लिए जो PLI लाई गई है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है फार्मेसी सेक्टर में. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी कौन है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI. एंड टेनियर है 2020-21 से 2028-29 तक का. क्या साइलेंट फीचर्स है? एप्लीकेंट कौन कौन होगा इसमें? जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, as well as non-MSMEs are covered under proprietary firm partnership firm, limited liability partnership, proprietary firm, partnership firm and LLP company registered in India. Now what are the product categories? Category 1, biopharmaceuticals, complex generic drugs, patented drugs and the orphan drugs. ये category 1 में आएंगे. category 2 में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो भी फार्मेसी के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स except those covered under the PLI scheme for APIs and KCMs and DIs. Category 3, drugs not covered under the category 1 or category 2 will come under the category 3, including drugs not manufactured in India. So both MSME as well as non-MSME are covered under. Then क्या प्रोडक्ट की कैटेगरीज होगी? इन सब पे PLI स्कीम्स लागू है. फाइनेंशियल इंसेंटिव, इट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स over base year 2019-20. Tenure of incentive payment, maximum 6 year rate of maximum 6 years. Rate of incentive क्या होगा? Category 1 and category 2 के लिए 10% initially and to be successively reduced to 6%, और category 3 के लिए 5% initially and to be successively reduced to 3%. Electric Mobility Promotion Scheme, EMPS. क्या पर्पस है इस स्कीम का? For faster adoption of electric 2-wheeler and 3-wheeler. Funds limited. So total payout under the scheme is limited to the scheme outlay of Rs 500 crore. Tenure is for 4 months, 1st April 2024 till 31st July 2024. Implementation by the Project Management Agency. Next is the cities. City Investment to Innovate, Integrate and Sustain 2.0. To develop and implement innovative and sustainable urban infrastructure projects in the selected cities. Global collaboration is from loan from France and Germany and technical assistance from the European Union. It is coordinated by the National Institute of Urban Affairs and tenure is for 4 years from till 2027. Next is Deen Dayal Antyodaya Yojana, Urban National Urban Livelihood Mission Day, NULM और एक NRLM भी है, कि हम NULM की बात कर रहे हैं.
पर्पस क्या है? टू रिड्यूस पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर हाउसहोल्ड ऑन सस्टेनेबल बेसिस। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इंडिविजुअल ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अर्बन पुअर ये स्कीम बेनिफिशियरीज है। एरिया क्या क्या कवर्ड है? ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन्स and all other cities with a population of 1 lakh or more according to the 2011 census. Next scheme is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrit 2.0. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पर्पस है मेकिंग सिटीज वाटर सिक्योर एंड प्रोवाइडिंग फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड। फंडिंग इज टू बाय आउटकम बेस्ड फंडिंग टू सिटीज who will submit roadmap for outcomes to be achieved by them and tenure है इसका 25-26 तक। Thrust areas under Amrit: water supply, sewerage and septic management, storm water drain, green spaces and parks, non-motorized urban transport and capacity building. Next scheme is Atal Bhujal Yojana, Atal Jal, to improve ground water management, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 50% जो है थ्रू वर्ल्ड बैंक लोन होगा एंड रिमेनिंग थ्रू द बजटरी सपोर्ट। विमेन एम्पावरमेंट, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन है इस पर्टिकुलर योजना में। कवरेज अंडर अटल भूजल योजना 78 डिस्ट्रिक्ट्स, 8,350 ग्राम पंचायत एंड 193 ब्लॉक्स। नेक्स्ट स्कीम इज संगम डिजिटल ट्विन। Department of Telecommunication has unveiled the Sangam Digital Twin Initiative. Digital Twin Initiative क्या है? Digital Twin technology offers a solution for creating virtual replicas of physical assets, allowing for real-time monitoring, simulation and analysis. Virtual replicate करना है, उसी की तरह का बनाना, जो physical assets हैं उसी को virtually replicate करना है। Sangam or Digital Twin symbolizes a collaborative leap towards reshaping infrastructure planning and design. Department of Telecommunication invites expression of interest from industry pioneers, startups, MSME and academia, innovators and forward thinkers to be the part of the Sangam Digital Twin Initiative. Niti Aayog launches agroforestry portal and report. The Niti Aayog has recently launched the greening and restoration of wasteland with agroforestry. जो भी वेस्टलैंड है उसको, उसकी ग्रीनिंग करना, उसको रिस्टोर करना विद एग्रोफॉरेस्ट्री, इसको बोलते हैं ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल। द ग्रो इनिशिएटिव बाय नीति आयोग यूटिलाइजेस रिमोट सेंसिंग एंड GIS to assess. So we will cover this topic in the next lecture, or I will join both lectures in one video. Till then, thank you. Jai Hind.